जय श्री श्याम। फ्रेंड्स, स्वागत है आपका श्याम हिस्ट्री क्लासेज यूट्यूब चैनल पर। और हम पढ़ रहे थे भारत का इतिहास। तो मित्रों, आज हम भारत के इतिहास में हमने जो जो टॉपिक्स पढ़ लिए हैं, एक बार हम उन पर विचार रखते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे आगे के टॉपिक्स पर। जैसे कि हम जो पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं भारत का इतिहास। भारत के इतिहास से संबंधित हमने कुछ चीज़ें चर्चा में की थी। जैसे हमने सबसे पहले हमने पढ़ा कि जेम्स मिल इस पुस्तक के बारे में बताते हैं। जेम्स मिल की बुक है जिसमें सबसे पहले इतिहास का वर्गीकरण हुआ। जेम्स मिल और इनकी बुक है, जेम्स मिल की बुक थी हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। और इस बुक में इन्होंने भारत का वर्गीकरण किया। सबसे पहले वर्गीकरण के बारे में हमने बात पहले ही पढ़ चुके हैं कि इसका वर्गीकरण 3 पार्ट में हुआ, हिंदू काल, मुस्लिम काल और बक्सर प्लासी के युद्ध के बाद ब्रिटिश स्थापत्य शासन स्थापन। तो हमने इस प्रकार 3 कालों में ये पढ़ा। जबकि हमने बात की कि उसके बाद आए R.C. मजूमदार, और R.C. मजूमदार ने अपनी बुक में हमारा जो डिवाइडेशन किया वो किया प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक भारत। तो इस प्रकार हम जो आज इतिहास का वर्गीकरण पढ़ते हैं वह पढ़ते हैं R.C. मजूमदार का। इसके बाद हमने चर्चा की कि हम सबसे पहले पढ़ते हैं प्रागैतिहासिक भारत। तो हम पहले प्रागैतिहासिक काल पढ़ते हैं। प्रागैतिहासिक काल, इस काल में हमने जाना प्रागैतिहासिक सबसे पहले 1851 ईस्वी में डेनियल विल्सन ने दिया। डेनियल विल्सन ने दिया और इसी शब्द का इन्होंने प्रयोग कर लिया इसके लिए कि प्रस्तर युग है या काष्ठ युग है, ठीक है, या पाषाण युग है। इन शब्दों का प्रयोग इसने किया। और इसके बाद हमने पढ़ा कि हम सबसे पहले मानववादी जो सभ्यता का उद्भव है उसको हम जानते हैं। तो ईसाई समुदाय कहते थे कि मानव जो है वो ईश्वरीय उत्पत्ति है, देवीय उत्पत्ति है। और जबकि एक विद्वान आए जिनका नाम था डार्विन। तो डार्विन ने अपनी पुस्तक, इनकी बुक थी ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। इस पुस्तक में इन्होंने बताया कि मानव जो है वो पशुओं से क्रमिक रूप से विकसित हुआ है। किससे? पशुओं से, ठीक है। और इस थ्योरी ने जो ईसाइयों की जो थ्योरी थी कि देवी उत्पत्ति वाला सिद्धांत, उसको बिल्कुल समाप्त कर दिया। उसके बाद मनुष्य को ये बात पता चली कि मनुष्य जो है वो पशुओं से क्रमिक रूप से विकसित होकर के आया है। हम भी आज इस बात को मानते हैं। उसके बाद हमने चर्चा की कि पहला पाषाण औजार, प्रागैतिहासिक काल है तो पहले औजार मिलेगा। तो पहला पाषाण औजार जो है वो कहाँ से मिला? पहला पाषाण औजार, द फर्स्ट पाषाण औजार जो था वो हमें मिला इथोपिया के हजार से। कहाँ से मिला? इथोपिया के हजार से हमें देखने को मिलता है। उसके बाद हमने चर्चा की मानव की वर्गीकरण को लेकर के, मानव की उत्पत्ति को लेकर के। उसमें हमने जाना मानव जो है वो क्रमिक रूप से सबसे पहले रामापिथेकस था। रामापिथेकस के रूप में वो कहाँ था कि वो जब तक जंगलों में था तो तब तक उसका नाम था रामापिथेकस या महाकपिवर्ग। लेकिन जब ये महाकपिवर्ग कहाँ आ गए? खुले घास के मैदानों में आ गए तो इनका नाम हो गया ऑस्ट्रेलोपिथेकस। और इसी को ही हमने कह दिया होमोनिड। इसी को हमने कह दिया वानर के समान, दक्षिणी वानर। हमने इसको ये नाम दिए ऑस्ट्रेलोपिथेकस के।
ऑस्ट्रेलोपिथेकस के बाद हमने देखा कि हमारे पास दूसरा जो मानव आया वो आया होमो हैबिलिस। होमो हैबिलिस, होमो हैबिलिस जो था, हमने इसके बारे में जाना कि ये हैबिलिस का अर्थ होता है कारीगर, तो यानी कि कारीगर मानव था। उसके बाद हमने जाना, इसके बाद आया होमो इरेक्टस। होमो इरेक्टस, और होमो इरेक्टस जो था ये सीधा खड़ा मानव था, इसने अधिक दूरी तक यात्रा की। और होमो इरेक्टस के बाद कौन सा आया, तो वो हमने पढ़ा होमो सेपियंस, जो वर्तमान में है बुद्धिमान मानव। तो ये सभी जानने के बाद हम आगे बढ़े और हमने जाना कि भारत में जो काल विभाजन है उसको निर्धारित किया गया। प्रागैतिहासिक काल का विभाजन किया गया। प्रागैतिहासिक काल को पाषाण काल कहा गया। और उसमें हमने पढ़े कि सबसे पहला जो काल है उसे हम क्या कहते हैं, पूरा पाषाण काल। पूरा पाषाण काल। उसके बाद हमने पढ़ा, हम कहते हैं इसको मध्य पाषाण काल। उसके बाद पढ़ा कि हम इसको कहते हैं नवपाषाण काल। तो इस प्रकार 3 पार्टीशन पढ़े। ये 3 पार्टीशन किसके थे, एडवर्ड लार्टेट के। हमने एडवर्ड लार्टेट के इन तीनों पार्टीशनों का अध्ययन किया। उसके बाद हमने देखा कि पूरा पाषाण काल जो है इसके भी 3 पार्टीशन कर दिए जाते हैं, जिसमें हम पढ़ते हैं लोअर पेलियोलिथिक, मिडिल पेलियोलिथिक और अपर पेलियोलिथिक। फिर हमने इनसे संबंधित विशेषताओं की चर्चा की कि पूरा पाषाण काल का मानव कैसा था, हमने उसकी चर्चा की कि इस समय का मानव यायावर था, प्रारंभिक मानव था, ठीक है, खाद्य संग्राहक था, शिकारी था, जानवरों से शत्रुता थी, पत्थर के बड़े बड़े औजारों का इस्तेमाल करता था। पत्थर के बड़े औजार यानी कि वो कहलाए कोर औजार। उसके बाद हमने देखा कि जब मध्य पाषाण काल में आया मानव तो उसने पत्थर के बड़े औजारों की जगह छोटे औजार इस्तेमाल में किए, जिन्हें हमने माइक्रोलिथ औजार कहा। उसमें के बाद हमने देखा कि इसी काल में मानव जो था वो आग जलाना सीख गया। आग जलाना सीख गया तो अब वो है जानवरों से शत्रुता खत्म हो गई, उसकी भय समाप्त हो गया। जानवरों का भय समाप्त होने का इधर ही आदि मानव जो था, जो मनुष्य था, उस मनुष्य के बहुत सारे जैसे संक्रमण काल हुआ, क्योंकि वह इन दोनों के बीच के मध्य की जो स्थिति थी वो इस काल में थी, इसलिए इसे संक्रमण काल भी कहा गया। इसके बाद हमने पढ़ा नवपाषाण काल। नवपाषाण काल में हमने जाना कि मानव जो था वो स्थायी आवास में रहने लग गया है, कृषि करने लग गया है, पशुपालन करने लग गया है। उसने सबसे पहले जंगली कुत्ते को अपना पालतू पशु बनाया। उसके बाद हमने चर्चा की कि उसमें पहिए का आविष्कार किए। पहिए के आविष्कार के साथ ही मानव जो था उसने मृदवान, बर्तन और कुंभकारी, इसके अलावा मेन जो था वो था बैलगाड़ी। तो इनका प्रयोग करना सीख लिया, इनका इस्तेमाल किया। और इसी के बाद हमने नवपाषाण काल में देखा कि अब जो मानव जो प्रापाषाण काल में खाद्य संग्राहक था, अब वह मानव खाद्य उत्पादक बन गया है, कृषि करने लग गया है। और इसी के बाद जब हमने इन तीनों को पढ़ लिया, फिर हमने एक एक को डिटेल से जाना। इस प्रापाषाण काल में इसको लोअर, मिडिल और अपर पेलियोलिथिक में डिवाइडेशन किया गया है। तो इन्हीं से संबंधित इसकी विशेषताएं क्या क्या हैं, हमने उन विशेषताओं की चर्चा की कि जैसे अगर हम बात करें औजारों में और जलवायु विविधता के आधार पर, तो लोअर पेलियोलिथिक एज में हमने जाना कि यहाँ कोर औजार थे। कोर औजार को भी हमने 3 प्रकार के पत्थरों में बांटा और यहाँ पर सबसे ज्यादा था क्वार्टजाइट। क्वार्टजाइट, इसीलिए लोअर पेलियोलिथिक एज के मानव जो था वो क्या कहलाया, क्वार्टजाइट मैन। क्वार्टजाइट मैन, क्योंकि इस समय के औजार सबसे ज्यादा किस पत्थर के बने, क्वार्टजाइट। जबकि मिडिल पेलियोलिथिक में ये औजारों का स्थान कोर्ट और फलक औजारों ने ले लिया। फलक औजार आ गए, इसीलिए इस काल की संस्कृति को फलक संस्कृति भी कहा गया। यहाँ जो क्वार्टजाइट पत्थर था इसका स्थान चार्ट, जैस्पर और फ्लीट जैसे पत्थरों ने ले लिया। क्योंकि अपर पेलियोलिथिक एज में जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर चकमक पत्थर की प्रधानता हो गई। और ये चकमक पत्थर जो था, इसी से ऐसा माना जाता है कि इसी पत्थर के कारण ही आग की खोज हो गई, आग का आविष्कार हुआ। लेकिन आग का वास्तविक रूप से इस्तेमाल मध्य पाषाण काल में हुआ। ऐसा मानते हैं कि अपर पेलियोलिथिक एज में ही होमो सेपियंस का उदय हुआ। होमो सेपियंस मानव का भी उदय इसी काल में हुआ। मध्य पाषाण काल में हमने चर्चाएं की बहुत सारी,
हमने पढ़े कि माइक्रोलिथ औजारों का प्रयोग होने लगा। पहला माइक्रोलिथ औजार किसने खोजा, तो हमने उसके बारे में जानकारी ली कि ACL कार्लाइल ने 1867 ईस्वी में पहला माइक्रोलिथ औजार खोजा। उसके बाद हमने अपर पेलियोलिथिक एज मध्य पाषाण काल के पशुपालन की चर्चा की, गर्तावासों के बारे में जानकारी की। उसके बाद हमने बात की नव पाषाण काल की, और नव पाषाण काल में हमने बहुत सारी चीज़ों के बारे में अध्ययन किया। हमने पढ़ा कि नव पाषाण काल के जो विशेषताएं थी, इसकी पहली विशेषता ये थी कि इसमें कृषि होने लग गई, पशुपालन आरंभ हो गया और खाद्य उत्पादन जो था वो होने लग गया। मनुष्य ने पहिए का आविष्कार कर लिया था और धीरे धीरे स्थायी आवास होने लगे, तो गांव बसने लग गए, गाँव से अधिक विशेषताएं बसने लग गई। इसी प्रकार पत्थर को जो औजार थे उन औजारों में घिसावट होने लगी, पॉलिश आने लगी। तो ये सभी विशेषताएं हमने नव पाषाण काल की पढ़ी और इसके स्थलों के बारे में जानकारी ली। हमने इसके प्रमुख स्थल बुर्जहोम और गुमफराल जो कश्मीर के हैं उनके बारे में अधिक अध्ययन किया। उसके बाद हमने उत्तर प्रदेश के कोल्डी अबाग के बारे में जाना, जहाँ से चावल के साक्ष्य मिले हैं। लहुरा देव संत कबीर नगर के बारे में जाना, जहाँ से हमें नवीन कृषि के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, उसके बाद अब हम आगे बात करते हैं। तो नव पाषाण काल के बाद अब हमारा आज का जो प्रमुख रूप से टॉपिक है वह है दक्षिण भारत में नव पाषाण काल कि दक्षिण भारत में क्या हो रहा था इस समय। तो भारत के इतिहास इससे संबंधित हमने जो चर्चाएं की, इसी के बाद हम आगे पढ़ते हैं दक्षिण भारत में कैसी किस प्रकार की चर्चाएं हो रही थी उनके बारे में। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं दक्षिण भारत में जो चर्चाएं थी उसके बारे में। तो बात करते हैं दक्षिण भारत में नव पाषाण काल के। दक्षिण भारत में नव पाषाण, तो जब नव पाषाण काल आया तो उस समय दक्षिण भारत की स्थिति क्या थी। हमने जाना कि यहाँ के जो निवासी हैं दक्षिण भारत के, तो वो निवासी जो थे वो रागी का इस्तेमाल करते थे। किसका इस्तेमाल करते थे? रागी का। रागी, तो यदि इसकी बात करें तो ये पहली फसल है जो उगाई, सर्वप्रथम उगाई जाने वाली फसल। सर्वप्रथम उगाई जाने वाली फसल कौन सी थी? रागी। और रागी का इस्तेमाल ही क्या कर रहे हैं? दक्षिण भारत के लोग कर रहे हैं। ठीक है, जो गरीबों के भोजन के लिए, पशुओं के चारे के लिए काम आ रही है। किसमें? भोजन और चारे के रूप में काम आ रही है क्या? रागी। और हमने जाना है सर्वप्रथम तो उगाई जाने वाली फसल ही कौन सी है? रागी है। और इसके बाद इन्होंने कृषि का, इनका पहले तो गौण व्यवसाय था, और गौण व्यवसाय होने का कारण है कि बहुत कम लोग कृषि करते थे। उसके बाद कुदाल और खेती का इस्तेमाल किया गया। कृषि कैसा व्यवसाय था? गौण। उसके बाद किसका इस्तेमाल हुआ? कुदाल का। कुदाल का इस्तेमाल होने लग गया। ठीक है, इसके बाद यदि हम जब इसी में बात करें तो यहाँ से गौशाला के प्रमाण भी मिल रहे हैं। किसके प्रमाण मिल रहे हैं? गौशाला के प्रमाण मिलते हैं। तो गौशाला के प्रमाण भी हमें कहाँ से मिल रहे हैं? दक्षिण भारत से मिलते हैं। प्रमुख जो दक्षिण भारत की सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है एस माउंट। एस माउंट क्या है? एस माउंट क्या है? तो एस माउंट जो है एक प्रकार से आती है माने कि रेत के टीले हैं। अब ये रेत के टीले कैसे हैं? ये चीज़ क्या बताते हैं? ये चीज़ बताते हैं कि शायद दक्षिण भारत में लोग जो थे वो ऐसे खेती करते थे कि एक जगह स्थान किया, खेती की, खेती करने के बाद जब उनको लगता था कि अब यह एक उचित हो गया है तो वह उस स्थान को छोड़कर जाने से पहले, सॉरी यह पशुपालन करते थे। कृषि नहीं, पशुपालन के लिए, वो तो स्थानांतरित करते, तो पशुपालन करते थे। और पशुपालन एक निश्चित अवधि के लिए किया गया। उसके बाद जब उनको लगता है कि अब हम स्थान छोड़ के जा रहे हैं, तो वो जैसे ही स्थान छोड़ के जाते थे तो उस स्थान को जला देते थे। क्या कर देते थे? जला जाते थे।
तो जिस स्थान पर वो है पशुपालन करते हैं, पशुपालन एक निश्चित समय के लिए होता था, तो जब उनको उचित पूर्वक लगता था कि अब हमें यहाँ से हमें जाना है, तो वो उस स्थान पर उस स्थान को क्या कर देते, उस स्थान को जला देते थे। अब उस स्थान को जलाएंगे तो क्या होगा कि प्रत्येक स्थान पर यही प्रक्रिया दोहराई जाती थी। अब उस स्थान को जलाएंगे तो वहाँ पर राख मिलेगी, तो वह राख के जो टीले बने दबे हुए, तो वो राख के टीलों को क्या नाम दिया गया, एस माउंड नाम दिया गया। तो इस प्रकार एस माउंड मिले। रॉबर्ट ब्रूस ने, किसने, रॉबर्ट ब्रूस ने इन्हें किसका माना, नवपाषाण का माना, नवपाषाण काल का माना। तो रॉबर्ट ब्रूस ने इन्हें नवपाषाण काल क्या नाम दिया कि वे नवपाषाणिक रहे होंगे। कृष्णा नदी घाटी में इनकी बहुत संख्या है, इन तीनों की। ठीक है, यदि हम बात करें अन्य स्थानों की, तो जैसे कर्नाटक है, कर्नाटक की यदि हम बात करें, कर्नाटक है, आंध्र प्रदेश है, तो कर्नाटक के पिकिली हिल, कर्नाटक के कौन सा है, पिकली हिल, पिकलियाल, बुद्धियाल, ठीक है, पिकलियाल, बुद्धियाल और कूपगल जो है, ये कर्नाटक के 3 हैं जहाँ से हमें ये एस माउंड मिले हैं। इसके बाद जब हम आगे बात करते हैं तो आंध्र प्रदेश का जो पोलवॉय और उतनूर है वो भी इसमें शामिल है। आंध्र प्रदेश के कौन कौन से शामिल हैं, तो आंध्र प्रदेश के उतनूर और पोलवॉय इसमें शामिल हैं। तो ये भी दोनों क्या हैं, ये भी एस माउंड हैं। और इस प्रकार हमारा जो दक्षिण भारत में जो नवपाषाण काल है वो समाप्त होता है। इसमें एक चीज़, 2-3 बातें हैं जो हम उसी टाइम पे लिखवाएंगे। जैसे याजदानी है, गुलाम याजदानी, तो वो कहते हैं कि सुनार, लोहार, भट्टी जलाते समय ये रेत के टीले बन गए होंगे। सुनार, लोहार जो है वो रेत के वो भट्टी जलाते थे, तो वो भट्टी जलाते होंगे तो भी ये शायद रेत के टीले बन गए होंगे। लेकिन इतनी मात्रा में रेत होना बहुत, तो टीले ही बन जाए तो ये तो पॉसिबल नहीं है। दूसरा, कूपगल जो है, इसकी बात करें तो कूपगल में फर्स्ट उत्खनन किया गया। कूपगल का सबसे पहले उत्खनन किया गया। और यहाँ पर उत्खनन किसने किया है, यहाँ उत्खनन किया है टीजे न्यूबोल्ड ने। किसने, टीजे न्यूबोल्ड ने। ओके, तो ये कुछ बातें थी जो हमें यहाँ पर चर्चा में लानी थी। अब हम आगे बात करते हैं, तो इनके बारे में लिखते हैं हम। और इस दक्षिण भारत में नवपाषाण काल किस प्रकार का था, इस पर हम चर्चा कर ली है। अब हम इसके बारे में जो चीज़ें हैं उन चीज़ों को हम लिख लेते हैं नोट्स पैटर्न में, जिसकी बात हम शुरू से ही कर रहे हैं। तो शुरू करते हैं, पहली लाइन सही है हमारा एक, और हम बात कर रहे थे। तो पहली बात थी कि यहाँ के निवासियों, यहाँ के लोगों ने रागी का इस्तेमाल किया। यहाँ के लोगों ने रागी का इस्तेमाल किया। इसके बाद अगली चीज़ है कि हमने यहाँ पर चर्चा की थी, रागी का जो इस्तेमाल हुआ, रागी का किस लिए, कि गरीबों के भोजन के लिए और पशुओं के चारे में काम आती होगी। तो यह गरीबों के भोजन के लिए, भोजन के लिए और पशुओं के चारे के लिए, काम आती होगी। ठीक है, तो ये इसलिए काम आती होगी शायद। उसके बाद हमने चर्चा की, इसमें हमने बात की कि भाई जो गरीब हैं वो हो गया, लेकिन कृषि जो था वो इस समय कैसा व्यवसाय था, तो कृषि गौण व्यवसाय था। कृषि कैसे व्यवसाय था, गौण व्यवसाय था। और कृषि में क्या, कृषि में कुदाल और खेती का इस्तेमाल होने लगा। इसमें कुदाल और खेती
क्या बोलते हैं उसको, खेती, खेती का इस्तेमाल किया, का इस्तेमाल किया। इसके बाद हमने पढ़ा कि हमने बात की कि यहाँ से हमें किसके प्रमाण मिले हैं। तो हमने बात की कि यहाँ से हमें किसके, गौशाला के प्रमाण मिले हैं। किसके, गौशाला के। ठीक है, यहाँ से गौशाला के प्रमाण मिले हैं, गौशाला के प्रमाण मिले हैं, गौशाला के प्रमाण मिले हैं। उसके बाद हमने बात की एस माउंड की। एस माउंड क्या है, हमने इस पे बात की। अब आप पता चल गया होगा कि एस माउंड क्या है, हमने इसी पर चर्चाएं की है काफ़ी। तो इन्होंने एस माउंड में क्या बताया कि दक्षिण के निवासी जो थे वो पशुपालन के लिए एक बाड़े के भीतर पशुपालन करते थे। तो वहाँ एक निश्चित समय अवधि तक करते थे। उसके बाद वो क्या करते कि वो उस स्थान को छोड़ के जाने से पहले वो एक बार उसको जला देते थे, और ऐसा काफ़ी स्थानों पर किया गया, तो जिससे कि एस माउंड बन गए। तो दक्षिण के निवासी दक्षिण के निवासी पशुपालन, दक्षिण के निवासी पशुपालन एक बाड़े के भीतर करते थे, एक बाड़े के भीतर करते थे। तो जब ये बाड़े के भीतर कर रहे हैं तो फिर क्या हो रहा है, एक निश्चित अवधि के बाद उस स्थान को, तो वो एक निश्चित अवधि के बाद उस स्थान को छोड़कर जाते थे। तो एक निश्चित अवधि के बाद उस स्थान को छोड़कर जाने से पहले ही क्या कर देते थे, जला देते थे। उस स्थान को छोड़ने से पहले जला देते थे, जला देते थे। अब जब जला ही देते हैं तो फिर वहां से क्या मिलता है, तो प्रत्येक स्थान पर यही प्रक्रिया दोहराई जाती थी, जिनका क्रमिक और सांकेतिक महत्व रहा होगा। तो प्रत्येक स्थान पर दोहराई जाती थी, प्रत्येक स्थान पर यह प्रक्रिया दोहराई जाती थी, ठीक है। प्रत्येक स्थान पर यह प्रक्रिया दोहराई जाती थी, जिसका क्रमिक और सांकेतिक महत्व रहा होगा, जिसका क्रमिक और सांकेतिक महत्व रहा होगा, ठीक है। क्रमिक और सांकेतिक महत्व रहा होगा। अब कृष्णा नदी घाटी में हमने बात की थी कि यहाँ से सर्वाधिक काफी मात्रा में ये टीले मिले हैं, तो ये भी चीज लिखते हैं। कृष्णा नदी घाटी से ये टीले सर्वाधिक मात्रा मिले हैं, ये टीले सर्वाधिक मिले हैं, तो इसके अलावा हमने कहा कि इन्हें नवपाषाण काल का किसने बताया, तो रॉबर्ट ब्रूसफुट ने रॉक के इन टीलों को नवपाषाणिक माना। किसने, रॉबर्ट ब्रूसफुट ने इन्हें क्या माना, इन टीलों को नवपाषाणिक माना, ऐसे लिखते हैं। इन टीलों को नवपाषाणिक माना, ठीक है। अब हम यहाँ के प्रमुख स्थानों की बात कर लेते हैं। तो स्थल कौन कौन से हैं उनकी बात करें तो हमने पहला कर्नाटक पढ़ा। कर्नाटक में हमने 3 स्थान बताए, कौन कौन से थे। तो पहला था पिकलियाल,
ठीक है। दूसरा था बुद्धियाल, बुद्धियाल। और तीसरा था कूपगल, कूपगल। ये 3 प्रमुख स्थान हैं जिनकी हमने चर्चा की। और पिपलियाल, बुद्धियाल के बारे में बताते हैं कि यहाँ से हमें भोजन की पद्धति मिली है, सामूहिक भोजन पद्धति। एक तो ये याद रखना है, क्या मिला है, सामूहिक भोजन पद्धति मिली है। ठीक है। एक हमें कूपगल देखना है कि ये फर्स्ट उत्खनन हुआ है इसका, किसने करवाया, तो टीजे न्यूबोल्ड। किसने, टीजे न्यूबोल्ड ने। ओके, टीजे न्यूबोल्ड ने इसका फर्स्ट उत्खनन करवाया। ये कर्नाटक के थे। उसके बाद हमने पढ़ा आंध्र प्रदेश के और थे। आंध्र प्रदेश के कौन से थे, पॉलवॉय और पुतनूर। आंध्र प्रदेश में कौन से थे, आंध्र प्रदेश में थे पॉलवॉय, पॉलवॉय और सेकंड था उतनूर। ठीक है। इसी के साथ हमारा दक्षिण भारत में जो नवपाषाण था वो समाप्त हो जाता है। ठीक है। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लें। इसी के साथ हमारी यह वीडियो समाप्त होती है। और थैंक यू, धन्यवाद। बने रहें श्याम हिस्ट्री क्लासेज यूट्यूब चैनल पर।